गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी जो क्लास है उसमें भूगोल का जो हमने कल की कक्षा में पहला जो चैप्टर स्टार्ट किया था, संसाधन और उसका विकास, उसी चैप्टर के अंदर आज हम भू संसाधन किसके बारे में, भू संसाधन के बारे में जानेंगे कि भू संसाधन क्या है। अर्थात भूमि जो हमारा संसाधन है वो किस प्रकार का संसाधन है, किस प्रकार हम उसका उपयोग करते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा, अगर ये पृथ्वी नहीं होती तो मानव जीवन का अस्तित्व होना बहुत मुश्किल था। क्यों था? उसका रीजंस हैं कि इसी प्रकृति के ऊपर, ये जो हमारी पृथ्वी जो हमें प्रकृति से मिली है, इसी से मानव हर प्रकार की अपनी जीवन यापन की सुविधाओं को क्या करता है, प्राप्त करता है। जैसे प्राकृतिक वनस्पति उसे मिलती है, वन्य जीवन उसको यहाँ पर मिलता है, आर्थिक क्रियाएं वो यहाँ पर करता है, परिवहन करता है, संचार की व्यवस्थाएं, ये सारे काम उसके कहाँ पर हो रहे हैं, इस भूमि पर हो रहे हैं। हालांकि जो हमारी भूमि है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है जो लाखों करोड़ों वर्ष के बाद जो है बना है, और ये सीमित भी है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, यानी कि जिसे हम जनघनत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? जनघनत्व। जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर जनसंख्या का जो घनत्व है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन जो भूमि है उसको हम क्या नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। जैसे एक रबड़ है, हम उसको खींच के, इलास्टिक जो होता है उसके खींच करके हम उसका आकार क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये भूमि जो हमारी है उसको हम किसी भी प्रकार से क्या नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। इसलिए ये संसाधन हमारे पास क्या है, सीमित है। देखो कि भूमि जो है एक वो क्या है, सीमित संसाधन। इसलिए हमें इसका उपयोग क्या करना चाहिए, बहुत सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भारत की। किसकी बात कर रहे हैं? भारत की। भारत के अंदर जो भूमि है हमारे पास, वो इस डायग्राम से आप समझने का प्रयत्न करेंगे। जो भूमि होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी ही उपयोगी हो, वो सारी ही बहुत अच्छी हो। हम भारत की जो भौगोलिक जो पृष्ठभूमि है उसके आधार पर 3 भागों में डिवाइड करते हैं हमारी जो भूमि है उसको। फर्स्ट है इसमें मैदान। ये जो डायग्राम आपको ये वर्त दिखाया गया है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। तीनों रंग अलग अलग हैं यहाँ। तो मैदान का जो नीला कलर है वो कितने प्रतिशत है? 43%। ये देखिए, लगभग 43% जो भूभाग है वो क्या है, मैदानी है, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, खेती करते हैं और उद्योग धंधे लगाते हैं। उसके बाद में 30% जो भाग है हमारा किसका आता है, पर्वतों का। कितने प्रतिशत आता है? 30 पर्वत। ये देखिए, और ये जो पर्वत होते हैं ये बारहमासी जो है, इसकी चोटियाँ जो होती हैं वो बर्फ़ से क्या रहती है, ढकी रहती है। इस कारण जो है यहाँ पर नदियाँ निकलती है यहाँ से। जब ग्रीष्म ऋतु में बर्फ़ जो है क्या हो जाती है, पिघल जाती है तब। इसके अलावा ये वनों से जो है अटे पड़े रहते हैं, क्योंकि दुर्गम जो पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर मानव का दखल क्या होता है, कम होता है। तो इस कारण लोग यहाँ पर गर्मियों के अंदर क्या करने जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो पर्यटन का विकास होता है। किसका विकास होता है? पर्यटन का। और हमारी जो पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसको भी क्या बनाते हैं, अनुकूल बनाते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है पठार। ये 27% है हमारे पास। जो भारत का मध्य क्षेत्र है, जिसमें दक्कन का पठार है, मध्य प्रदेश है, कुछ हिस्सा इसमें महाराष्ट्र का आ जाता है, कुछ थोड़ा सा नीचे आंध्र प्रदेश का, उधर छत्तीसगढ़ का। ये जो सारा क्षेत्र हमारा है, ये कौन सा क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र है, जहाँ खनिज सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ये देखिए, खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का क्या है, अपार भंडार है। तो भारत का जो भू संसाधन है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, भारत का जो भूभाग है उसके तीनों प्रकारों का वर्णन करें, तो हम उसको बताएंगे। नंबर 1 मैदान है, दूसरा हमारे पास पर्वत है, और तीसरा हमारे पास क्या आ जाता है, पठार आ जाता है।
तो हम वहाँ बताएंगे कि जो मैदान है वो कृषि के लिए आवश्यक है, उपजाऊ मैदान है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का विशाल मैदान है हमारे पास। और अगर पश्चिम क्षेत्र में आएंगे तो सिंधु नदियों के द्वारा बनाया गया जो है मैदान है हमारे पास, तो जहाँ की खेती बहुत अच्छे से होती है, उद्योग धंधे यहाँ पर लगाने बहुत क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास जो भूमि हम उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, भूमि का जो हम उपयोग करते हैं उसका डायग्राम है हमारे पास। ये देखो आप, थोड़ा सा नीचे करता हूं मैं इसको, ये देखिए दिख रहा है बेटा। ये हमारे पास किसने भेजा है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का जो विभाग है उसके जो ये आंकड़े हैं उन्होंने हमें ये चीज़ उपलब्ध करवाई है कि जो भारत का जो भूमि का उपयोग है वो वनों के अंतर्गत बंजर भूमि भी है, गैर कृषि काम के लिए भी उपयोग किया जाता है, कुछ ऐसे हैं जहाँ चारागाह है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पर वृक्ष हैं, ज़मीन ऐसी है जो कृषि योग्य बंजर है, कुछ परती भूमि है, वर्तमान में परती है, और शुद्ध बोया गया क्षेत्र। यानी कि ये वो प्रकार हैं जिनके ज़रिए हम भूमि का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास उपयोग है वो किसका है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ये देखिए आप, दोनों में दिखाई दे रहा है आप सभी को। शुद्ध निवल का मतलब होता है जहाँ वर्ष में एक से अधिक बार खेती की जाती हो, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पर नहरों का जाल बिछा हुआ है, इसलिए साल में दो दो क्या तीन तीन फसलें तक किसान यहाँ पर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा भाग आपको यहाँ पर दिख रहा है वो हमारा जो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, और पंजाब और हरियाणा इसके अंदर क्या आते हैं, सबसे ज़्यादा आते हैं। उसके अलावा जो वन है, वन भारत के अंदर जो रियल में होने चाहिए उससे क्या है, कम है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, जबकि किसी भी देश की राष्ट्रीय नीति के अनुसार वन कितने होने चाहिए, 33% होने चाहिए। तो इन्होंने अलग अलग गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत जो दिखाया गया, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि भारत के अंदर जो भूमि का जो उपयोग हो रहा है वो भिन्न भिन्न कामों के लिए जो है किया जा रहा है। ये देखिए यहीं यहाँ आया हुआ ये आपका भूमि उपयोग, और ये स्पष्ट करके बता रहा है आपको। देखो भारत की भूमि के ऊपर वन है, कुछ भूमि ऐसी है जो खेती के लिए अनुपलब्ध है, जैसे पहाड़ है, चोटियाँ हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर हम खेती नहीं कर सकते हैं। अब उसमें इन्होंने डिवाइड किया अलग अलग कि खेती के लिए अनुपलब्ध भूमि कौन सी हो सकती है, बंजर भूमि है जिसकी उपजाऊ शक्ति बिल्कुल क्या है, शून्य है, या फिर जहाँ हमने सड़क बना दी, इमारतें बना दी, उद्योग धंधे लगा लिए या घर बना लिए, तो उस भूमि का भी इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। ये वो भूमि है जो कृषि के लिए क्या है, अनुपलब्ध है। थर्ड हमारे पास यहाँ आता है परती भूमि। परती का मतलब होता है जिसे खाली छोड़ा जाता है। वो खाली किस लिए छोड़ा जाता है, चारागाह, हम पशुओं को चराने के लिए छोड़ सकते हैं। कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमने वृक्ष लगा रखे हैं, कुछ ऐसा है क्षेत्र है जहाँ 5 साल से ज़्यादा अभी तक क्या नहीं की गई है, खेती नहीं की गई है। उसके बाद में फोर्थ आता है परती भूमि। ये होती है जब हम किसी भी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए उसे कुछ समय के लिए क्या कर देते हैं, खाली छोड़ देते हैं। कुछ समय के लिए क्या छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, ताकि उसकी उपजाऊ शक्ति क्या हो जाए, बन जाए। तो उसको क्या बोला जाता है, परती भूमि। तो ये परती भूमि कौन सी है, जिसमें 1 वर्ष से खेती ना की गई हो। उसके बाद में सेकंड इसी का पॉइंट है वर्तमान में परती भूमि। वर्तमान के अंदर या प्राचीन समय में जो भूमि परती छोड़ी गई है, वर्तमान परती भूमि के अंतर्गत कौन सी आती है, वो अन्य कृषि क्षेत्र की भूमि आती है जहाँ पर 1 से 5 वर्ष तक क्या नहीं की गई हो, खेती नहीं की गई हो। इसके अलावा ये तो कौन सी थी हमारे पास, वर्तमान वाली। वर्तमान के अलावा कौन सी है, जहाँ पर 1 से लेकर 5 साल तक हमने खेती नहीं की है। और 5वां हमारे पास आता है शुद्ध बोया गया। यानी कि ये कौन सा होता है, देखो एक कृषि वर्ष में 1 बार से अधिक बोया गया क्षेत्र, अभी मैंने आपको बताया था। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पंजाब और हरियाणा। पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अगर शुद्ध बोया गया क्षेत्र किन्हीं भी 2 राज्यों का है तो वो किसका है, पंजाब और हरियाणा का है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट स्टार्ट होता है वो है हमारे पास भूमि के भू उपयोग के प्रारूप, कि अलग अलग जो भूमि का उपयोग हम कर रहे हैं उसके जो प्रारूप हैं वो कैसे हैं। तो किसी भी भूमि का उपयोग करने के लिए कुछ एक कारक जो है इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट पर्सन है बेटा, ये बहुत कई बार आ जाता है कि भूमि की जो उपयोग किया जाता है और भू का जो उपयोग होता है उसको निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पर भू आकृति। अभी हमने बात की थी अगर मैदान है तो उसका उपयोग ज़्यादा होगा,
पर्वत है तो उसका उपयोग कम होगा और पठार है तो उसका उपयोग कम होगा, क्योंकि मैदान के ऊपर श्रम कम लगता है, उपजाऊ ज़्यादा होता है और उपज भी क्या होती है, अधिक। जबकि पर्वत और पठार के अंदर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और उत्पादन क्या होता है, कम। सेकंड आता है हमारे पास बेटा जलवायु। अब जलवायु अगर बहुत ज़्यादा शुष्क है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उस क्षेत्र के अंदर काम करना, पेड़ पौधे उगाना बहुत क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अगर आर्द्र नमी वाली जलवायु है तो वहाँ पर हर प्रकार का पेड़ पौधा जो है क्या करता है, पनप सकता है। उसके बाद में थर्ड आता है मृदा का प्रकार। जो मृदा होती है, जो हमारी मिट्टी, वो कई प्रकार की होती है, जैसे काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है। तो इसमें जो काली और जलोढ़ जो मिट्टी है वो सबसे उपजाऊ होती है। तो जिस क्षेत्र के अंदर जलोढ़ और काली मिट्टी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है तो वहाँ पर भूमि का उपयोग क्या होगा, ज़्यादा। उसके बाद फोर्थ आता है हमारे पास मानवीय कारक। अब मानवीय कारक में कौन होता है, जनसंख्या। जिस क्षेत्र की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर भूमि का उपयोग उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। जैसे कि अब थार का जो मरुस्थल है, अब वहाँ जनसंख्या का घनत्व कम है तो वहाँ भूमि का उपयोग क्या किया जाता है, कम। अब आप पश्चिमी बंगाल में चले जाएं, वहाँ का जनघनत्व ज़्यादा है तो भूमि का इस्तेमाल भी क्या होता है, ज़्यादा। इसके साथ साथ में तकनीक कि हमारे पास टेक्नोलॉजी कैसी है। अगर हमें नहरें बनाने में सक्षम है, कुएं या समरसीबल लगाने में सक्षम है, बांध बनाने में सक्षम है, तो उन क्षेत्रों के अंदर हम भूमि का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। और कुछ हमारी संस्कृति और परंपराएं भी हैं जिनके ज़रिए जो है हम भूमि का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो टोटल जो भारत का क्षेत्रफल है वो हमने जब पाठ शुरू हुआ था तब भी बात की थी, वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो करीबन करीबन हमें भूमि उपयोग के आंकड़े कितने के उपलब्ध है, 93% के। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों ही पूछे जा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट में भी मैं आपसे पूछ सकता हूँ यही प्रश्न कि जो भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो भारत का कितना है, हमारे पास जो भूमि उपयोग के आंकड़े हैं वो कितने प्रतिशत के हैं। क्योंकि ये पूरा क्यों नहीं हो पाया, क्यों, असम का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है हमारा, असम को अगर छोड़ दें, मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, उनका जो है हमारे पास सही आंकड़े जो है उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमारे पास 100% आंकड़े नहीं है। कुछ भूमि ऐसी भी है, जम्मू कश्मीर है जैसे, जिसको पाकिस्तान ने, या फिर जो कुछ हिस्सा हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो है चीन ने कब्जा लिया है, तो इस कारण जो है वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब जैसे जैसे समय बीतता गया है वैसे वैसे जो है चारागाहों की भूमि क्या हो गई, कम। जनघनत्व अगर बढ़ा, ये देखिए, तो चारागाहों को काट के किस में कन्वर्ट कर दिया गया, किस में कन्वर्ट किया, कृषि योग्य भूमि में, या वहाँ पर उद्योग धंधे लगा लिए, या हमने सड़कें बना ली, बड़े बड़े जो हैं इमारतें खड़ी कर दी, उद्योग धंधे लगा लिए। तो इसलिए बहुत हमें क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है। जो स्थायी चारागाह की भूमि है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। वर्तमान जो प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य जो प्रति भूमि जो अनुपजाऊ है उसको भी हम जो है फसल लगाएंगे तो उसके ऊपर खेती करना क्या होगा, बहुत कठिन होगा, क्योंकि उसके ऊपर लागत ज़्यादा आएगी और उत्पादन क्या होगा, कम होगा। इसके साथ साथ शुद्ध बोया गया क्षेत्र, मैंने अभी आपको बताया भी था कि पंजाब और हरियाणा सबसे ऊपर आता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान के अंदर कितना है, ये 10%। तो अभी हम पीछे भूमि उपयोग के कारकों की बात कर रहे थे, उन्हीं के कारण पंजाब हरियाणा 80% तक आ रहा है, जबकि मणिपुर, मिजोरम, अंडमान कितना आ रहा है, केवल मात्र 10% तक। उसके बाद अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया ही था कि किसी भी देश की वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूमि पर क्या होने चाहिए, वन, जबकि भारत के अंदर कितने हैं, करीबन 24% के लगभग है। और वन जो क्षेत्र होते हैं इनके ऊपर जो बहुत से लोगों की आजीविका निर्भर करती है, जैसे आदिवासी लोग हैं। कौन से लोग हैं, आदिवासी लोग। दोबारा लिख देता हूँ बेटा मैं, आदिवासी। ये क्या करते हैं, जो जंगल होते हैं वहाँ से शहद इकट्ठा कर लेते हैं, मोम इकट्ठा कर लेते हैं, या जो लकड़ी होती है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, या उनके जो कंदमूल यानी कि जिन्हें हम फल कहते हैं वो इकट्ठा करके क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो ये वनों से इनको भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, लाभ होता है। उसके बाद में हमने अभी बात की है भूमि का एक भाग बंजर भी होता है जिस पे खेती नहीं होती है। दूसरा गैर कृषि प्रयोजन हमने बताया ही था आपको। बंजर भूमि में सूखी चट्टानें आ जाती है, मरुस्थलीय भूमि आ जाती है। मैं बता रहा था कि थार का जो मरुस्थल अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जो है बहुत कम जनघनत्व है और इस भूमि का उपयोग भी क्या किया जाता है, कम किया जाता है। इसके अलावा हमने बातें की थी गैर प्रयोजन की, भी बस्तियाँ बना ली हमने, सड़कें बना ली, रेल लाइन बिछा ली, उद्योग धंधे लगा लिए, तो उन भूमि का भी हम उपयोग कृषि क्षेत्र में नहीं कर पाते। लेकिन जिस भूमि का हम उपयोग कर रहे हैं
उसका संरक्षण न होने की वजह से या जागरूकता न होने की वजह से, भूमि का ज़्यादा उपयोग करने की वजह से भूमि निम्नीकरण की समस्या आ गई है। ये देखिए भू संसाधनों का क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। और अगर हमने भूमि को नहीं बचाया तो एक समय के बाद ये नष्ट हो जाएगी और उसे दोबारा बनने में जो है लाखों और करोड़ों वर्ष लगेंगे और मानव का अस्तित्व ही यहाँ से क्या हो जाएगा, समाप्त। और मानव ही नहीं है, वन्य जो जीव है, हमारे जीव जंतु है, वो भी इस धरती से क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो यहाँ पर कौन सा आ रहा है बेटा, स्पष्ट दिख रहा है हमें, भूमि निम्नीकरण और सुरक्षा, उसकी जो है सुरक्षा के उपाय, उसको हम संरक्षित कैसे कर सकते हैं। तो हमारे लिए ही नहीं है, एट प्रेजेंट में वर्तमान की जो पीढ़ी है उसको आने वाली पीढ़ी का भी क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो भी इस भूमि का क्या करना चाहती है, इस्तेमाल करना चाहती है। ये देखिए हमारे पूर्वज भी इसका उपयोग करते हैं और भावी पीढ़ी भी इसका क्या करेगी, उपयोग करेगी। इसी से हमें भोजन मिलेगा, मकान मिलेगा और कपड़े की जो मूल आवश्यकता है उसको हम क्या करते हैं, 95% तक इससे प्राप्त करते हैं, भूमि से प्राप्त करते हैं। लेकिन मानव ने जो क्रियाकलाप किए हैं उसकी वजह से भूमि क्या हो रही है, कमज़ोर हो रही है। इससे प्राकृतिक जो ताकत है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो प्रकृति है वो भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। जो टोटल हमारी जो भूमि है उसमें 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि, इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। और इस 13 करोड़ भूमि में 28% भूमि तो किसके अंतर्गत है, वनों के, और 56 जो प्रतिशत है वो जल से अपर्दित है। यानी कि या तो जहाँ पर जल ज़्यादा मतलब ऊपर बढ़ गया होगा, भूमि के अंदर जल ही जल है, या फिर उसके ऊपर अवांछित क्या मिलते हैं, हमें वन मिलते हैं। और दूसरी जो है लवणीय और क्या है, अक्षारीय है। और यहाँ कुछ एक क्रियाकलाप दिए गए हैं जिसकी वजह से भूमि निम्नीकरण होता है। इंपॉर्टेंट पर्सन आएगा अभी ये कि भूमि निम्नीकरण के कारण कौन कौन से। तो ये देखिए फर्स्ट कारण कौन सा हमारे पास, वनोन्मूलन। वनों की ज़्यादा कटाई कर दी हमने, वनों को ख़त्म कर दिया भूमि से, उसे खेती के क्षेत्र के अधीन ले आए। अति पशुचारण, पशुओं के खुरों से भी ज़मीन जो है ऊपर से क्या हो जाती है, खुरच जाती है। अगर ज़्यादा हम पशुओं को चराएंगे, खनन, अगर हम उद्योग धंधे ज़्यादा करेंगे, खानों के जरिए जो है लोहे को बाहर निकालेंगे, कोयले को निकालेंगे, तो भूमि की ऊपरी परत को हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। उससे उठने वाली जो धूल होती है वो भी भूमि की ऊपरी परत को जो दूसरी साइड में जा कर के गिरेगी उसको भी क्या कर देती है, बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से भूमि निम्नीकरण क्या है, हो रहा है। इसके अलावा आप ये देखिए, इसने बताया है, देखो खनन के उपरांत जो है खादानों को, स्थानों को गहरी खाई और मलबे के साथ क्या कर देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, और वो ज़मीन कुछ काम नहीं आती है। और ये कहाँ कहाँ छोड़ते हैं हम, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, क्योंकि ये सारे के सारे पठारी क्षेत्र हैं जहाँ पर खाने बहुत ज़्यादा हैं। उड़ीसा जैसे राज्य के अंदर कारण क्या है, वनोन्मूलन, हमने भूमि से जो है वनों को हटा दिया। गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्या है, अति पशुचारण, बहुत ज़्यादा पशु हम चराते हैं। और पंजाब हरियाणा के अंदर हमने क्या किया है, बहुत अधिक सिंचाई। ये प्रश्न कई बार आ जाता है, भूमि निम्नीकरण के अंदर सबसे ज़्यादा जो है भूमि निम्नीकरण का कारक कौन सा है, तो कौन सा है, अत्यधिक सिंचाई। बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से ज़मीन के जो ऊपर के जो छिद्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। उसके अंदर या तो अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है या फिर किसकी मात्रा बढ़ जाती है, अक्सार की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ ऐसी खनिज प्रक्रियाएं, जैसे चूना पत्थर को हम पीसते हैं या मृदा के जो बर्तन हैं उनको जब बनाते हैं तो उससे वायुमंडल में जो धूल विसर्जित होती है वो कहाँ पर आके जम जाती है, अभी मैंने आपको बताया था, भूमि के ऊपर। और उसके बाद जब बारिश होती है तो वो भूमि उस पानी को क्या नहीं कर पाती है, सोख नहीं पाती है। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के अंदर। तो पिछले कुछ वर्षों के अंदर देश के बहुत से भाग हैं, उनका जो औद्योगिक जल है, जो कूड़ा करकट है, वो भी हम कहाँ पर डाल देते हैं, भूमि में डाल देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से भूमि निम्नीकरण होती है, जल भी प्रदूषित होता है और भूमि क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट प्रश्न यहाँ तैयार हो जाता है कि भूमि निम्नीकरण की समस्या को हम सुलझा कैसे सकते हैं, वो तरीके कौन से जिससे भूमि निम्नीकरण को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो उसमें पहला जो तरीका है हमारे पास है वो क्या आता है, वनारोपण, कि वनों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए जिससे भूमि के कटाव को क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। दूसरा जो है इस समस्या को सुलझाने के जो तरीके हैं वो कौन सा आता है हमारे पास, चारागाह, यानी कि जो पशु हैं उनके लिए अलग से चारागाह बना दिया जाए जिसके अंदर बहुत अच्छी जो है घास हो, जिससे जो है पशुओं को जो है बहुत लंबे क्षेत्र के अंदर जो है चरने के लिए क्या है, ना जाना पड़े। इसके अलावा पेड़ों की हम रक्षक मेखला बना सकते हैं जिससे जो मरुस्थलीय भूमि का विस्तार होता है वो रुक जाएगा, क्योंकि जो रेतीली भूमि होती है वो हवा में बहुत जल्दी उड़ना क्या हो जाती है, शुरू, और वो मिट्टी आगे से आगे पहुंचती जाती है और मरुस्थल का क्या कर देती है, विस्तार। और अगर उस मिट्टी के रास्ते में हम अगर पौधों की एक श्रृंखला खड़ी कर देंगे तो
जब हवा आएगी तो वो पौधों से टकराएगी और मिट्टी को वहीं पर क्या कर देगी, जमा कर देगी। इससे रेतीली जो मिट्टी है उसका क्षेत्रफल क्या नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। और भी हम कर सकते हैं, रेतीली जो टीले हैं उसके अंदर कांटेदार झाड़ियाँ लगा सकते हैं हम। इससे जो है भूमि कटाव जो हम शुष्क क्षेत्र में क्या है रोक सकते हैं। इसके अलावा हम बंजर जो भूमि है उसका क्या कर सकते हैं, उचित प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे दूसरी भूमि के ऊपर प्रभाव नहीं बढ़ेगा। खनन के ऊपर नियंत्रण, बहुत ज़्यादा हम जो है खनिजों का उत्पादन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इसके अलावा हम औद्योगिक जल को क्या करें, परिष्कृत करें, उसको साफ करके उसके बाद में उसे जो है या तो जल में छोड़ा जाए या फिर किस पे छोड़ा जाए, भूमि पर छोड़ा जाए। उसके बाद में इसी भूमि के ऊपर हमने अभी बात की थी मृदा की। जो हमारी भूमि है उसकी जो ऊपरी जो पट्टी है, जो उपजाऊ है, उसी को हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। जो हमारी भूपरपटी है पृथ्वी की, जिसकी ऊपरी परत क्या है, उपजाऊ है और जो पौधों के विकास में सहायक है, उस परत को हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। ये देखिए, पौधे का विकास करती है और जीवों का भी क्या करती है, पोषण करती है। ये एक जीवित क्या है, तंत्र है। इसी को हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। और अभी मैंने ये बात कही भी थी आपको, ये देखिए, ये कुछ एक मृदा के बारे में बताया गया। सबसे ऊपरी जो है सतह होती है इसकी मृदा की, उसके नीचे तो है ये सिल्ट, थोड़ी सी चट्टानें, थोड़ी सी कठोर आ जाती है हमारी मृदा, दूसरे नंबर पे फर्स्ट है। दूसरा है भूमि, तीसरी हमारे पास थोड़ी सी और कठोर आ जाती है, और उसके बाद में ये चौथी हमारे पास क्या है, परत है। ये हमारी जलोढ़ मिट्टी है जो आपको सामने यहाँ पर जो है दिखाई दे रही है। अब जो मृदा जो बनती है उसको बनने में क्या है, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। मिट्टी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि जो मृदा संसाधन की जो प्रक्रिया है या मृदा के निर्माण में कौन कौन से तत्व सहायक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा ये, मृदा निर्माण में सहायक तत्वों का वर्णन कीजिए। तो फर्स्ट है हमारे पास उच्चावच। उच्चावच का मतलब होता है ज़मीन ज़्यादा समतल है या ऊंची नीची है या ऊबड़ खाबड़ है। अगर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होगी तो वहाँ पर बहुत अच्छे मैदान का निर्माण होना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और ज़मीन अगर समतल है, क्योंकि उच्चावच का अर्थ होता है भूमि के समतल और ऊबड़ खाबड़ जो भाग होते हैं उनका सम्मिलित रूप। पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले पर्वत, पठार, समतल मैदानों के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, उच्चावच। उसके बाद में दूसरा क्या है हमारे पास, जनक शैल, यानी कि जिन शैलों से, चट्टानों से मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। अगर शैल बहुत अच्छी है तो उससे बहुत अच्छी मिट्टी का क्या होगा, निर्माण। जलवायु, काफ़ी लंबा समय जलवायु का होता है, उसी से जो है मिट्टी के अंदर क्या आते हैं, बदलाव आते हैं। अब हम बात करते हैं थार का मरुस्थल राजस्थान में है, हरियाणा में क्यों नहीं है, ये जलवायु की वजह से है। जलवायु के साथ साथ वहाँ की जो जनक शैल है जिसने उस मिट्टी का निर्माण किया है उसकी वजह से है। उसके अलावा वनस्पति, जिन क्षेत्रों में वनस्पति बहुत अच्छी पाई जाती है वहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस की मात्रा भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और अन्य जैव कारक, भूमि के अंदर जो है बहुत से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो जिस मिट्टी में जितने अच्छे उपजाऊ सूक्ष्म जीव होंगे, केचुआ होगा, उस भूमि की मृदा शक्ति भी क्या होगी, अच्छी होगी। इसके अलावा जो है तापमान भी है, बहता हुआ जल भी जो है मिट्टी का निर्माण करता है, पवनें भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी लेके जाती हैं, नदियाँ भी अपने साथ बहा करके लेके आती है, और भी बहुत सी अपघटित जो है घटनाएं हैं जिनकी वजह से। तो नंबर 1 हमारे पास, मैं दोबारा जो है राइट डाउन कर रहा हूँ, नंबर 1 हमारे पास क्या था, उच्चावच। 2 हमारे पास क्या था, जनक शैल। तीसरा हमारे पास क्या था, जलवायु। इसके अलावा चौथा हमारे पास क्या था, समय। पांचवा जो हमारे पास था वो क्या था, जल। छठा हमारे पास क्या था, हिमनदी और पवन। ये सारे के सारे वो कारक हैं जिसकी वजह से किसी भी भूमि का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके अलावा जो मृदा बनने की जो प्रक्रिया है उसको निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से थे, उसका रंग है, उसकी गहराई है, उसका गठन है, उसकी आयु है, और उसकी रासायनिक और भौतिक गुण है। जैसे कि बालू मिट्टी का जो रंग होता है वो सुनहरी होता है, लेकिन उसमें उपजाऊ तत्वों की मात्रा क्या होती है, कम होती है। जलोढ़ मिट्टी का रंग जो है थोड़ा सा भूरा कलर का सा होता है, काली मिट्टी का रंग जैसे काला होता है। इसी प्रकार आयु, अगर बहुत लंबा समय लगा है भूमि के निर्माण में तो वो भूमि उपजाऊ होगी, जिसमें बहुत कम समय लगा है तो वो इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होगी। अब इसी मिट्टी के आधार पर हम मृदाओं का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, और मृदाओं के वर्गीकरण के बारे में हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।